तो नागभट्ट के बाद में आगे के जो पड़ियार राजन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद में जालोर भीनमाल के अंदर उनके स्वयं के कोई पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए उनके भाई की संतानें, अब भाई का नाम क्या है ये किसी भी जो भी डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर उल्लेख नहीं है, तो उनके भाई का नाम किसी को भी नहीं पता है। तो उनके भाई के 2 पुत्र थे, एक तो थे कक्कुक या कक्कुस्त। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मंडोर के अंदर भी एक कक्कुक थे, वो मंडोर के कक्कुक थे और ये जालोर भीनमाल के कक्कुक हैं या कक्कुस्त हैं। और इनके छोटे भाई थे देवराज या देवशक्ति। तो इन्होंने भी इनकी भी उपलब्धियां हैं, उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक नहीं, मगर जो इनको राज्य सौंपा गया था उसके ऊपर इन्होंने अच्छा शासन किया और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई, आप कह सकते हैं, उस क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी इन्होंने। तो देवराज के एक बड़े ही प्रतापी पुत्र हुए हैं जिनका नाम है वत्सराज जी पड़ियार। आप कह सकते हैं ये नागभट्ट जी प्रथम के समकक्ष ही शक्तिशाली और उतने प्रतापी थे। इन्होंने जैसे ही राजपाट संभाला, जैसे ही इन्होंने उनके पास में शासन आया, तो इन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर भी आक्रमण करने चालू करे और वहाँ के जो राजा थे उनको अपने अधीन लाने का प्रयास किया। तो इसके लिए इन्होंने सर्वप्रथम जो गौड़ देश था, गौड़ देश जैसे बंगाल और जो बिहार का क्षेत्र है उसे गौड़ देश कहा जाता था, तो वहाँ के पाल शासक होते थे और उस समय उन पाल शासकों के अंदर वहाँ के राजा थे राजा धर्मपाल। तो उन्होंने धर्मपाल से युद्ध किया और धर्मपाल को युद्ध के अंदर बहुत बुरी तरीके से हराया। और इस युद्ध के अंदर वत्सराज जी का साथ दिया था उन्हीं के कज़न्स ने, मंडोर के कज़न्स ने, जो बाद में उनके आप कह सकते हैं एक प्रकार से सामंत भी थे। तो कक पड़ियार जो थे मंडोर के, वो वत्सराज जी के साथ में अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर बंगाल गए थे और वहाँ पर धर्मपाल से युद्ध करने में सहयोग किया था और युद्ध जीते भी थे। इसी के साथ में जो जालोर भीनमाल के पड़ियार थे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी और वो कन्नौज के ऊपर भी अपना आधिपत्य चाह रहे थे। तो इसी कड़ी के अंदर वत्सराज जी कन्नौज के ऊपर भी आक्रमण करते हैं और वहाँ पर इंद्रयुद्ध नाम के जो शासक थे उसको वो हरा देते हैं। तो ये जो कन्नौज के ऊपर जो शासक थे, इंद्रयुद्ध या चक्रायुद्ध, ये आप कह सकते हैं थोड़े कमज़ोर शासक थे। तो कन्नौज के ऊपर भी आक्रमण करके वो हराते हैं। तो इन सब अचीवमेंट से, इन सब उपलब्धियों से आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर वत्सराज जी को एक सम्राट की ख्याति सी मिलने लगी थी। वो बड़े ही प्रसन्न थे, वो पूरे उत्तर भारत के सम्राट बनते जा रहे थे। मगर यह उपलब्धि, यह ख्याति लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि दक्षिण से राठौड़ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे और दक्षिण के राठौड़ राजा ध्रुवराज अपने लाट देश के राठौड़ सामंत कर्कराज के साथ वत्सराज जी के ऊपर आक्रमण करते हैं। वत्सराज जी का जो मालवा का क्षेत्र है, जो अवंती का क्षेत्र है, वो उनसे एक घमासान युद्ध के अंदर उनसे छीन लिया जाता है और बड़े ही दुखद मन के साथ वत्सराज जी को वापस अपनी राजधानी जालोर भीनमाल यानी मारवाड़ पहुंचना पड़ता है और आप कह सकते हैं कि फिर वो वहीं पे ही एक प्रकार से अपना रिटायरमेंट लेते हैं। तो वत्सराज जी के बाद में वत्सराज जी के एक बड़े ही प्रतापी पुत्र हुए, उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। और वत्सराज जी के बाद में वो मारवाड़ का यानी जालोर भीनमाल का जो राज्य था उस पर उनको शासन करने का अवसर मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो नागभट्ट जी द्वितीय की रही है वह यह है कि उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो जालोर भीनमाल से यानी मारवाड़ से उठाकर शिफ्ट कर दी थी उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में। तो उस समय कन्नौज बहुत ही बड़ा फेमस एक आप कह सकते हैं एक सेंट्रल पावर का एक केंद्र था। मतलब जो कन्नौज के ऊपर राज करता था उसका मतलब ये एक आप कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से आप उसे चक्रवर्ती सम्राट मान सकते हैं उत्तर भारत का। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने नागभट्ट जी द्वितीय ने मारवाड़ से जालोर भीनमाल से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था कन्नौज। और इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया था कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को हरा के। बड़े ही आसानी से उन्होंने चक्रायुद्ध को हरा दिया था। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने चक्रायुद्ध को हराया तो जो चक्रायुद्ध का जो आप कह सकते हैं सपोर्टर था बंगाल का राजा धर्मपाल, जैसे उसे पता चला कि नागभट्ट जी द्वितीय ने
चक्रायुध को हरा दिया है, तो उसको बड़ा ही गुस्सा आया, उसे बड़ा ही मिर्ची लगी और वो अपनी सेना लेकर पहुंच गया नागभट्टजी द्वितीय से युद्ध करने। मगर हमेशा की तरह जो पाल राजा थे उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और नागभट्टजी द्वितीय उस युद्ध में जीत जाते हैं और उनका जो आधिपत्य था कन्नौज के ऊपर वो और भी ज़्यादा स्थापित हो जाता है। और आप फिर ये मान सकते हैं कि उसके बाद में फिर वो कई पीढ़ी तक वो उसी क्षेत्र के ऊपर राज करने वाले थे पड़ियार। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा है, उनके हिसाब से जो राजस्थान के राजपूताने के जो फेमस नाहरराव जी पड़िहार जो हैं वो यही नागभट्ट द्वितीय हैं, जिन्होंने पुष्कर के जो घाट थे वो बनवाए थे। और ये भगवती के ये बहुत बड़े उपासक भी थे। इनकी एक धर्मपत्नी थी इसिटा देवी, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और इनके पुत्र का नाम था रामभद्र। और ये जो रामभद्र थे ये सूर्य के बड़े ही उपासक थे। मगर रामभद्र जी ने बहुत ही कम समय के लिए, आप कह सकते हैं लगभग 3 वर्ष तक ही कन्नौज के ऊपर शासन किया। और रामभद्र जी की जो धर्मपत्नी थी अप्पा देवी, उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और यह पुत्र बड़ा ही प्रतापी पुत्र बनने वाला था पूरे पड़िहार वंश का। और इनके पुत्र का नाम था भोजदेव प्रतिहार, जिनको हम लोग मिहिर भोज भी बोलते हैं आजकल। तो इनके एक्चुअली आप कह सकते हैं इनको 2 उपनाम मिले हुए थे। आप इनको विरुद्ध कह सकते हैं, विरुद्ध मतलब एपिथेट टाइटल से इनके लिए, एक तो मिहिर और दूसरा आदिवरा। अब मिहिर नाम इनका संभवतः इसलिए पड़ा होगा क्योंकि जो इनके पिता थे रामभद्र जी वो मिहिर यानी सूर्य के उपासक थे और सूर्य की उपासना के फलस्वरूप उनको ये पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा हो, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो भोजदेव प्रतिहार का काफ़ी आप कह सकते हैं लंबा या दीर्घ काल का शासन रहा। उन्होंने 836 से 889 के लगभग शासन किया था। इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसमें सर्वप्रथम तो ये है कि इन्होंने चंदेलों से युद्ध किया और चंदेल उस समय बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था उसके ऊपर शासन करते थे। तो उस क्षेत्र के ऊपर इन्होंने एक प्रकार से अपना आधिपत्य बना लिया था चंदेलों को हरा के। और जो चंदेल क्षेत्र था वो इनके आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रांतीय शासक बन गए थे चंदेल। साथ ही साथ क्योंकि अब राजधानी मारवाड़ से शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंच गई थी, तो एक डिस्टेंस बन गया था राजपूताने के राजपूतों से इनका। तो जो इनके पूर्वजों के जो इनके आप कह सकते हैं दादाजी के जो सामंत होते थे, इनके परदादा जी के जो सामंत थे, वत्सराज जी के, नागभट्ट जी प्रथम के जो सामंत थे, उन सामंतों ने क्योंकि अब उन पे से एक दबाव हट गया था, उनके ऊपर से एक निर्देशन की दृष्टि जो होती है वो हट गई थी क्योंकि वो दूर चली गई थी। तो वो लोग अब इंडिपेंडेंट फील करने लगे थे और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्वतंत्र राजा मानने लगे थे। तो भोजदेव प्रतिहार वापस ही सुनिश्चित करते हैं, वो राजपूताने के अंदर अपनी सेनाएं लेके जाते हैं और वो ये वहाँ के जो सामंत थे, उनके तत्कालीन सामंत थे, उनको उनके मस्तिष्क में ये बात भली भांति बैठा देते हैं कि तुम आज भी हमारे सामंत हो और हमारे अधीन ही तुम्हें रहना है। तो वापस से राजपूताने के ऊपर खोया नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया। इसी प्रकार इन्होंने जो इनका पड़ोसी देश था लाट देश, वहाँ के राठौड़ राजा ध्रुवराज द्वितीय से भी इनका युद्ध हुआ था और बंगाल के पाल राजा नारायण पाल को भी इन्होंने युद्ध के अंदर हराया था। और आप कह सकते हैं कि भोजदेव प्रतिहार को ये एक अचीवमेंट उनकी सदैव ये रहेगी कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य किसी पड़िहार राजा ने किया है तो वो भोजदेव प्रतिहार थे। उन्होंने सबसे विस्तृत साम्राज्य पड़िहारों का कर दिया था। भोजदेव प्रतिहार के बाद में उनके पुत्र शासन करते हैं जिनका नाम था महेंद्रपाल, और फिर महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल भी शासन करते हैं। इनकी भी ठीक ठीक उपलब्धियां रही है। इन्होंने भी अपने जो भी इनको साम्राज्य मिला था उसको इन्होंने इंटैक्ट रखा। और इन दोनों पिता पुत्र के समय में एक बड़ी महान कवि हुए हैं, कवि राजशेखर, तो वो इन दोनों पिता पुत्र के गुरु भी थे। महेंद्रपाल महिपाल राजाओं के बाद में जो बाद के पड़िहार वंशी राजन हुए हैं कन्नौज के ऊपर, वो इतने प्रतापी राजा नहीं थे जितने उनके पूर्वज थे। और आप ये मान सकते हैं कि उसके बाद में पड़िहार वंश का पतन चालू हो जाता है। और
11वीं सदी के प्रारंभ में महमूद गजनी का भारत के ऊपर आक्रमण होता है। तो उस समय कन्नौज के ऊपर राजपाल या राज्यपाल नाम के पड़ियार वंशी राजा का शासन था। तो मथुरा से गजनी हमला करता है कन्नौज के ऊपर, और वो हमला एकाएक था, और जो राज्यपाल था वो अपनी सेना को एकत्रित नहीं कर पाता, और अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए वो अपने राज्य को छोड़कर अपने सामंतों के पास में सुरक्षा की दृष्टि से पहुंच जाते हैं, और वो वहाँ पे सुरक्षित भी रहते हैं। महमूद गजनी कन्नौज को बहुत बुरी तरीके से लूटता है। लूटपाट मचाने के बाद में वो वापस गजनी चला जाता है। राज्यपाल सोचता है कि चलो जान तो बच गई, और वो वापस से जाकर कन्नौज की जो गद्दी थी, जो राज्य था, उसके ऊपर बैठ जाता है और शासन करने लगता है। मगर ये जो बात थी, ये उसी के जो पड़ोसी सामंत थे, पड़ोसी देश के जो प्रांतीय शासक थे, एक तो चंदेल राजकुमार थे विद्याधर, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो अपने कछवाहा सामंत अर्जुन के साथ में चर्चा करते हैं कि भाई जो पड़ियार वंश था उसने तो अरबों से टक्कर लेकर भारत को अरबी आक्रांताओं से बचाया था, और आज उन्हीं का वंशज जो है, जब तुर्कों ने हमला किया, गजनियों ने हमला किया, तो वो मैदान छोड़कर भाग गया। तो वो डिसाइड करते हैं दोनों कि इसको हमें सबक सिखाना चाहिए, और इससे हमको राज्य को छीन लेना चाहिए, और एक किसी सुयोग्य व्यक्ति को राज्य के ऊपर शासन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। तो विद्याधर और अर्जुन वो दोनों अपनी सेनाओं के साथ में कन्नौज के ऊपर हमला करते हैं, और इस युद्ध के अंदर जो राज्यपाल है वो मारा जाता है। राज्यपाल के मारे जाने के बाद में भी कुछ समय तक पड़ियार वंशी जो राजपूतों का कन्नौज के ऊपर शासन रहता है, मगर वो बहुत अल्प समय के लिए था, और बहुत ही कमज़ोर शासक वो होते हैं। और इस कमज़ोर स्थिति को भांपते हुए जो गढ़वाल राजपूत थे, वो लगभग 11वीं सदी के अंत में कन्नौज के ऊपर हमला करके और वहाँ से पड़ियार वंश का जो साम्राज्य है उसको ख़त्म कर देते हैं, और उस समय से गढ़वालों का कन्नौज के ऊपर आधिपत्य हो जाता है, और वो वहाँ पर शासन करने लगते हैं। तो आपने देखा कि पड़ियार वंश कितना प्रतापी वंश हुआ, जिसका उद्गम मंडोर से होता है, और मंडोर के बाद में वो लोग जालोर भीनमाल पहुँचते हैं। वहाँ पर वो भारत को अरबों के आक्रमण से बचाते हैं, अन्य राजपूत राजवंशों को साथ में लेते हुए उसका नेतृत्व करते हैं वो उस युद्ध का। और उसके बाद में अरबों को खदेड़ देने के बाद में वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, वो मालवा तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ से ग्वालियर, और ग्वालियर होते हुए वो कन्नौज की गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। पर जैसा हर राजवंश का अंत होता है, इस राजवंश का भी अंत होता है, और कन्नौज के ऊपर गढ़वालों का आधिपत्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में जो पड़ियार हैं वो समाप्त हो गए। पड़ियारों को के पास में बड़ी बड़ी जागीरें रही है, राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी जागीरें रही हैं। आज भी पड़ियारों के जो वंश के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के अंदर बड़े ऊंचे पदों के ऊपर हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं। मगर जो आप कह सकते हैं एक स्वतंत्र राज्य, वो उसके बाद में उनको नहीं मिल पाता है। मंडोर के अंदर कुछ समय के लिए वो राज्य उनको मिलता है, जिसको बाद में अपनी बेटी की जब वो शादी करते हैं तो वो राठौड़ों को आप कह सकते हैं एज अ गिफ्ट कर देते हैं मंडोर का गढ़। उसके ऊपर भी हम कभी और बात करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता जी की।